हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स। हमने पढ़ा था कि C++ जो है आपके पास सी लैंग्वेज से बनकर आई है। सी में कुछ प्लस प्लस किया गया, कुछ एक्सटेंड किया गया, जिसमें कि आपके पास एक नई लैंग्वेज ही बनकर सामने आ गई। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो सी में जो है इंक्रीमेंट की गई या सी के अंदर एक्सटेंड की गई। उन जो चीज़ें एक्सटेंड हुई हैं उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो है आपके पास ऊप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऊप्स आपके पास उससे पहले की जितनी भी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उनसे कैसे अलग है और ऊप्स के कंसेप्ट्स एक्चुअल में क्या हैं। तो वो टॉपिक जिससे कि आपके पास सी में ऐड किया तो नई लैंग्वेज बन गई। जैसे कि ये शब्द जो टर्म है आपके पास ये बता रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जिसको केंद्र में रखते हुए इर्द गिर्द उसको जो आपने बुना है वो सब कुछ उसके इर्द गिर्द हो। प्रोग्रामिंग, आपको पता ही है प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को केंद्र में रखते हुए पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को डेवलप किया गया है, ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को केंद्र में रखा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा का पूरा ऊप्स का जो कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑब्जेक्ट्स पे। और ऑब्जेक्ट एक शब्द है जिसके अंदर उसका डाटा, उसकी प्रॉपर्टीज भी है और उसका बिहेवियर भी है। प्रॉपर्टीज और बिहेवियर दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज किसी भी चीज़ की ये बताती हैं कि उसका रंग रूप, उसका जो है दिखने में वो चीज़ कैसी होगी, और बिहेवियर उसका बताता है कि उसका बर्ताव कैसा है, वो क्या कार्य करता है। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअल में, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब असलियत में जो है जगत में ऐसी चीज़ें जो पाई जाती हैं जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और अपना एक बिहेवियर होगा। ऑब्जेक्ट एक ऐसी वस्तु जो स्पेस में, यूनिवर्स में कोई एक जगह ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसका अपना एक प्रॉपर्टीज़ होंगी और अपना एक बिहेवियर होगा, अपना एक बर्ताव होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। हर चीज़ जो आपके पास है, आपका पेन ऑब्जेक्ट है, क्या है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें एक रिफिल है, उसका एक कलर है, उसका एक साइज़ है। बिहेवियर क्या है, वो लिखने के काम आता है। और क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट, नोटबुक, आपकी नोटबुक का एक साइज़ है, उसके अंदर कुछ पेपर हैं, नंबर ऑफ पेपर हैं, वो क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़। क्लियर कि A4 साइज़ का नोटबुक का साइज़ है, A4 साइज़ के उसमें पेपर लगे हुए हैं और 100 पेज की आपकी नोटबुक है। वो आपके पास ब्लैंक पेजेस हैं, लाइन वाले पेजेस हैं, तो ये भी क्या है आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बिहेवियर क्या है, क्या काम करती है नोटबुक, लिखने के काम आती है, कुछ चीज़ों को लिख कर स्टोर करने के काम आती है। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इरेजर लेते हैं ना हम, पेंसिल से कुछ लिखा हुआ मिटाने के लिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका एक कलर होगा, उसका एक साइज़ होगा, उसकी कुछ इलास्टिसिटी होगी, कितना वो आपके पास फ्लेक्सिबल है। बिहेवियर क्या है, पेंसिल से लिखे हुए को उसको मिटाना, ये उसका बिहेवियर है। तो ऐसे ही हम एक और कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल। सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ, एक चार भुजाएं होती हैं उसकी, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। लेकिन रेक्टेंगल क्या ऑब्जेक्ट है, हमने रेक्टेंगल सोचा तो क्या वो ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं। रेक्टेंगल सिर्फ एक कंसेप्ट है, एक सोच है कि वो है क्या चीज़। लेकिन जब वाकई में जब आप उसे एक पेपर पे बनाते हो, एक रेक्टेंगल को, उसकी एक लेंथ देते हो और उसकी एक ब्रेड्थ देते हो, यानी उसको लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करके देते हो। जैसे यहाँ हमारे पास हमने लिया रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हमने मानी, और ब्रेड्थ उसकी कितनी है, चौड़ाई उसकी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या बनकर आया, अब ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट। इससे पहले रेक्टेंगल जब शब्द का इस्तेमाल हमने किया था तो वो क्या था आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट। एक और उदाहरण लेते हैं हम इसमें, टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है, एक रिसीवर होता है, एक माइक लगा होता है। माइक में हम बोलते हैं, एक तार से कनेक्शन होता है और वो आपकी आवाज़ को दूसरे सिरे पर लेकर जाता है। तो ये तो हुआ टेलीफोन क्या है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं। जब उस टेलीफोन को आपके पास एक कलर मिलेगा, एक साइज़ मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, जब ये चीज़ बनकर आपके हाथ में आएगी
तब ये क्या होगी, आपके पास उसके डायलर की शेप होगी। जैसे यहाँ डायलर आपके पास क्या है, स्क्वायर शेप का है। यहाँ डायलर कैसा है आपके पास, राउंड शेप का है। यहाँ भी डायलर कैसा है, राउंड शेप का है। तो अलग अलग साइज के ये हमारे पास 3 जो हैं टेलीफोन ऑब्जेक्ट्स बने हैं। बिहेवियर क्या होगा फ़ोन का, टेलीफोन का, कॉल्स को करना, अटेंड द कॉल्स, और मेक कॉल्स, कॉल्स करना या कॉल्स को अटेंड करना, सुनना। तो ये होते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का डाटा और उसका बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट जो है आपके पास जब उसे कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज सेट की जाएंगी, डाटा उसे सेट किया जाएगा, उसका रंग रूप उसे दिया जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक कार्य प्रणाली होती है। आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ऑब्जेक्ट्स हमने अभी अभी पढ़ा कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, एक वास्तविकता जगत में से ली गई एक वस्तु है जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और अपना कुछ बर्ताव होगा। अब क्लास एक और इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, शब्द है आपके पास प्रोग्रामिंग C++ में। उसका क्या अर्थ है, क्लासेस का अर्थ है ब्लूप्रिंट या फिर एक कंसेप्ट। क्वेश्चन पेपर बनता है, उससे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, कि एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, और कौन से चैप्टर में से कितना डिफिकल्ट या कितना आसान क्वेश्चन सेट करना है। तो क्या वो पेपर बन गया? ना ना, वो क्या है, सिर्फ ब्लूप्रिंट। आपको एक वो दे रहा है, पैटर्न दे रहा है कि आपको क्या फॉलो करते हुए किस तरीके से उस चीज़ को बनाना है। एक कंसेप्ट है, एक विचारधारा है ना, कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को सेट किया जाएगा और कैसे उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को, बर्ताव को सेट किया जाएगा। अब इस क्लास को जब वाकई में मूर्ति रूप मिलता है, यानी इस प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू जब मिलती हैं, तो वो क्या बनता है, आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों शब्द आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इस तरीके से किन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट, एक कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाएगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसका क्या बर्ताव होगा। जब इन प्रॉपर्टीज़ को वाकई में वैल्यू दी जाती है, यानी मेमोरी में जब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं, उन्हें एक रंग रूप, मूर्ति रूप मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब का बिहेवियर आपके पास सेम होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबका बर्ताव एक जैसा होगा। जैसे इससे पिछले उदाहरण में हमने फ़ोन पढ़ा था, टेलीफोन। तो टेलीफोन आपके पास जब बना था, क्लियर, तो यहाँ आपके पास टेलीफोन नंबर 1, टेलीफोन नंबर 2 और टेलीफोन नंबर 3, टेलीफोन के 3 ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ बनाए हैं। अब ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अलग अलग रूप हैं, रंग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन बिहेवियर सबका एक जैसा है। तो उसी तरीके से क्लास एक कंसेप्ट है, ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट उसका एक्चुअल में जब उसको वास्तविकता में प्रॉपर्टीज़, वैल्यूज़ मिलती हैं, तब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहा जाता है, कि जब एक क्लास का एक इंस्टेंस यानी उस क्लास का एक मूर्ति रूप, उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अब एक और उदाहरण लेते हैं। हमने क्लास ली कैट, कैट मतलब बिल्ली। कैट क्या है, हमें पता है कैट एक जानवर है, एक एनिमल है, जिसमें कि हमारे पास उसका, हमें उसको पूरी तरीके से कैट शब्द करते ही हमारे दिमाग में उसकी एक छवि उभर कर आती है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट बन गई? नहीं। जब हर कैट को, कि उसका रंग कैसा होगा, उसकी उम्र कितनी है, उसका साइज़ कितना है, कौन सी ब्रीड की है, ये जब हम निर्धारित करेंगे, तब उनको जब ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। हर कैट का बिहेवियर क्या होगा? भाई हर कैट खाती है, सोती है, दौड़ती है ना, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी इतने ही लिए हैं। तो ये क्या बनी? एक क्लास। ये क्या है? क्लास है, एक कंसेप्ट है, क्लियर, कि एक कैट क्या होती है, उसका कुछ कलर होता है, ब्रीड होती है, एज होती है, साइज होती है, और उसका अपना एक बर्ताव, फंक्शनैलिटी होती है। अब जब हम इस क्लास को कि जो आपके पास है वैल्यूज़ देना शुरू करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को, तो आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं शुरू कर जाएंगे। जैसे हमने कलर सेट किया वाइट, ये यहाँ पे ई रहेगा वाइट। ब्रीड हमने उसकी सेट कर दी सी, टाइप एक ब्रीड होगी कैट में। उसकी उम्र हमने निर्धारित करी 1 साल, और उसका साइज़ हमने स्टार्ट कर दिया 50 सेंटीमीटर। यहाँ वेट वगैरह जितने भी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर आप लेना चाहते हो उतने ले सकते हो, क्लियर। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बनकर हमारे सामने आया। हमने एक और सेट ऑफ वैल्यू दी, क्या कि कलर हमने दिया ऑरेंज, ब्रीड हमने दी ए टाइप, एज 5 मंथ, साइज 45 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट नंबर 2 बन गया हमारे पास। ऑब्जेक्ट नंबर 3, कलर ब्राउन, ब्रीड बी, 4 मंथ, 40 सेंटीमीटर। अब इन सब ने इसमें जो है आपके पास स्पेस में अलग अलग लिया है, यानी जब ये ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हुए तो ये 3 अलग अलग चीज़ें आपके पास सामने बनकर अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन सब का बर्ताव क्या होगा, सेम होगा आपके पास कि सब ईट करेंगे, स्लीप करेंगी और रन करेंगे। तो ये था आपके पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट। अब सारे के सारे ऊप्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपके पास इस क्लास और ऑब्जेक्ट के ही चारों तरफ घूमते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा हमें पता है रॉ फैक्ट्स और नंबर 1 2 3 4 ABCD ये सब क्या मिलते हैं, किसी का रोल नंबर, नाम, क्या होता है डाटा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसका आपके पास जैसे आप रस निकालते हो, क्लियर, तो कचरा पीछे रह जाता है या जो पिछली चीज़ें हैं वो रह जाती हैं और सिर्फ आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल जानकारी निकल कर सामने आती है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आवश्यक है सिर्फ वही दर्शाना और बाकी को छुपा देना, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड की डिटेल्स को ना दर्शाना। इसे हम क्या कहते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। कि आपके पास जो भी जानकारी है उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने वाले के लिए आवश्यक है उतनी ही उसे दी जाए, उसके अलावा बैकग्राउंड की सारी डिटेल्स को आप छुपा कर रखें। इसे क्या कहते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। जब हम हमने अभी पढ़ा ना क्लास क्या होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स, वो तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्लास बनाई जाएंगी, हम आगे देखेंगे वो कैसे बनाएंगे। क्लास डिसाइड करती है कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा डाटा मेंबर बाहर जो है दुनिया को दिखाई देगा और कौन सा नहीं देगा। उदाहरण के तौर पर देखिए मोबाइल आप लाते हो, मोबाइल के आपके सामने स्क्रीन होती है, आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हो, आपको नहीं मतलब कि स्क्रीन कैसे काम कर रही है, टच पैनल के नीचे कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया है और किस तरीके से इस्तेमाल किया है। हमारे लिए एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या सामने आई, जो हमारी स्क्रीन पे सामने आई। एंड्रॉयड अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है हमें नहीं पता, हमें क्या है, सिर्फ हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हम उससे काम ले रहे हैं। तो ये क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन की डिटेल सारी पीछे छुपी हुई हैं और जो है हमारे सामने जितनी हमारे लिए आवश्यक है उतनी जानकारी हमें सामने दी गई है। उसी तरीके से आप कार चलाने बैठते हो, आपको पता है एक्सेलरेटर ये है, ब्रेक ये है, क्लच ये है, आपके पास स्टीयरिंग ये है, लेकिन कार के इंजन में कैसे वायरिंग हो रखी है, कैसे आपके पास पेट्रोल या डीजल कार के इंजन तक जा रहा है, कैसे स्टार्ट करने पे वो इग्नाइट हो रहा है, पावर आ रही है उसमें, बैटरी कैसे काम कर रही है, वो जानकारी हमें नहीं आवश्यक होती है। तो वो बैकग्राउंड डिटेल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो किसके लिए ज़रूरी तो है वो, लेकिन हमारे लिए नहीं है। कोई मैकेनिक जब आप अपनी कार को कहीं ठीक करवाने जाओगे वो उन्हीं चीज़ों को देखेगा। तो इस तरीके से कि एसेंशियल जितनी भी महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी है सिर्फ वही दिखाना और बाकी को सबको बैकग्राउंड की डिटेल्स को छुपा कर रखना, ये क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। कि जब भी C++ में कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बनेगा, वहाँ पर आपके पास यूज़र के सामने बहुत ही जो है मिनिमम जानकारी सामने आएंगी, जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी थी, बिहेवियर था, वो पीछे बैकग्राउंड में छुपा रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऊप्स का कंसेप्ट है, उसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का अर्थ क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का अर्थ होता है रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल यूनिट, यानी डाटा और उसकी कार्य प्रणाली को बांधकर आप एक यूनिट में लपेट दो और उसे एक यूनिट की तरह इस्तेमाल करो। इसे हम क्या कहते हैं, डाटा एनकैप्सुलेशन। अभी हमने उदाहरण लिया था कैट का, कि कैट के ये आपके पास डाटा है, उसका एज, कलर, साइज, ठीक है, नाम वगैरह, ब्रीड क्या है, बिहेवियर था उनका ईट, स्लीप, रन। अब इन सबको हमने मिलाकर बनाया ऑब्जेक्ट कैट। तो कैट की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, डाटा भी है और उसका बिहेवियर भी है, वो सब हमने एक साथ बांध दिया और उसको एक सिंगल यूनिट बना दिया, जिसको हमने क्या बोला था, क्लास। उस कंसेप्ट को क्या बोला था, क्लास। तो डाटा एनकैप्सुलेशन यानी ऊप्स के कंसेप्ट डाटा एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लास बनाकर। क्लियर? इससे हम डाटा एनकैप्सुलेशन को डाटा हाइडिंग भी कहते हैं, जो कि यूज़र को एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जानकारी लेने से छुपा कर रखता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत जगह सुना होगा इनहेरिटेंस, यानी पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी के पास जो हम इनहेरिट कर लाते हैं, धारण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस का हिंदी में अर्थ होता है विरासत, है ना, कि जो है बच्चे हैं माता पिता से उनकी विरासत में जो भी चीज़ें होती हैं वो लेते हैं, चाहे उनके बायोलॉजिकल फीचर हो। जैसे जिस भी घर परिवार का बच्चा है उसके नैन नक्श रंग रूप से देख के अंदाज़ा लग जाता है कि ये इस परिवार का है ना, कि वो विरासत में बायोलॉजिकल चीज़ें आई हैं। उसी तरीके से घर है, गाड़ी है, ज़मीन है, वो भी आपको विरासत में अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो उसी तरीके से C++ में जो पहले से क्लास बनी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनलिटी सेट है, उनके अपना एक पूरा का पूरा कार्य करने का तरीका बना हुआ है। अगर हम उसी का इस्तेमाल करते हुए नई चीज़ें बनाएं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये है आपके पास इनहेरिटेंस की जो पहले से पेरेंट क्लास ऑलरेडी बनी हुई है C++ में, और आपके प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसा बनाना है कि ये तो आपके पास काम आए लेकिन कुछ नई चीज़ें भी उसमें ऐड हों। तो इस पेरेंट क्लास से हम इनहेरिट करके नई क्लास बनाएंगे चाइल्ड क्लास, जिसमें पेरेंट क्लास के तो सारे के सारे फीचर, प्रॉपर्टीज़, फंक्शनलिटी होंगी, और जो एडिशनल जो चाइल्ड क्लास में हमारे इस प्रोग्राम में आवश्यक है वो उसमें नए ऐड कर दिए जाएंगे। तो पेरेंट क्लास की दोबारा हमें कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये रीयूजेबिलिटी यानी दोबारा इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ऑटोमोबाइल, सारी गाड़ियाँ इंजन वगैरह जैसे जो चलती हैं, ठीक है, सबका अपना एक जो है इंजन लगा होता है, कितना सीसी का है, कितना उसका माइलेज है वो रहेगा। अब ऑटोमोबाइल से हमें नई क्लास बनानी थी कार, तो ऑटोमोबाइल के तो सारे फीचर्स कार में आएंगे ही, उसी तरीके से बस में भी आएंगे। तो यहाँ हमने नई 2 क्लास बना दी। क्लास नंबर 1 कार, चाइल्ड क्लास कहाँ से, ऑटोमोबाइल से ही, और दूसरी बनाई बस, वो भी ऑटोमोबाइल से। एक और उदाहरण लेते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट तो सारे स्टूडेंट होते हैं ना, सबका अपना एक रोल नंबर होता है, नाम होती है, क्लास होती है, कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स को आगे डिसाइड कर सकते हैं किसमें, हमारे पास किसमें, प्राइमरी स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। तो इन सारी के सारे जो हैं इनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें बढ़ती जाएंगी कि आपके पास जो है उम्र कितनी है वो बदलती जाएगी। उसके अलावा आपके पास सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े जाएंगे, स्पेशलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो वो है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट एक बेस क्लास की तरह, पेरेंट क्लास की तरह काम कर सकती है, और हमारे आने वाले प्रोग्राम में आवश्यकता के अनुसार उनमें अलग अलग चीज़ें ऐड करके नई क्लास को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपके पास पोली और दूसरा है आपके पास मॉर्फ। पॉली का मतलब कई, पॉलीगन शब्द भी हमने सुना है ना, जिसके कई साइड्स होते हैं। मॉर्फ मतलब फेस, कई चेहरे, यानी एक ही वस्तु के कई तरह के चेहरे। पॉलीमॉर्फिज्म का सही अर्थ क्या है कि आपके पास एक ही नाम अलग अलग बिहेवियर करता है अलग अलग एनवायरनमेंट में, यानी अलग अलग स्थिति में वो अलग अलग तरीके से कार्य करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एक इंसान है, कोई भी एक पर्सन है, उसके कितने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत हो सकती हैं। जैसे वो घर पे है तो एक पारिवारिक जो है पर्सन है, वो पिता की तरह काम करेगा अपने बच्चों के साथ जब होगा। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में जाएगा तो वो क्या होगा, एक एम्प्लॉय होगा। क्लियर? जब वो अपने माता पिता के साथ होगा तो वो क्या होगा, एक बेटा होगा। तो इस तरीके से एक ही इंसान है, लेकिन उसका कार्य करने का तरीका और उसका बर्ताव बदल जाएगा वो जब अलग अलग एनवायरनमेंट में होगा। तो ये है आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी ऊप्स का काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो ऊप्स के ये आपके पास सारे के सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आगे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इससे पहले सी जो लैंग्वेज थी क्या थी, प्रोसीजरल। प्रोसीजर पे ध्यान दिया जाता था कि कार्य कैसे किया जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं फटाफट एक बार हम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब यहाँ काम कहाँ से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से, कि हमें किस पे कार्य करना है वो हम पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके चारों तरफ कि भाई ये ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका ये डाटा रहेगा और इस तरीके से बर्ताव करेगा। इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाएंगी, केंद्र में लेकिन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्रोसीजर में क्या होता है, टॉप डाउन, ये काम करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो ये अप्रोच कौन सी होगी, टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा पे फोकस रहेगा। हमने अभी बात की थी ऑब्जेक्ट केंद्र पे रहेगा। यहाँ पे फंक्शनलिटी और प्रोसीजर की काम क्या करना है, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या चीज़ें लेके आई जाएं ताकि हमारा काम बन जाए। अब यहाँ है डिवाइडेड इन ऑब्जेक्ट्स और यहाँ डिवाइड होता है किसमें, फंक्शंस में।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सेसिंग के राइट्स होते हैं, यानी कौन कितनी चीज़ का इस्तेमाल करेगा वो जो है अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हो, आपका अकाउंट है, आप ऑनलाइन उसे ओपन कर रहे हो, तो आप सिर्फ अपना क्या कर सकते हो, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपनी डिटेल्स को देख सकते हो। लेकिन बैंक वाला जब उसी अकाउंट को खोलेगा तो उसके पास उसके वेबसाइट पे राइट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वो उसमें बेसिक डिटेल्स को भी चेंज कर सकता है। डाटा यहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फ्रीली मूव करेगा, यहाँ पे कोई भी एक्सेस राइट्स ज़्यादा नहीं हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़्यादा सिक्योर है आपके प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के मुकाबले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट जो कंसेप्ट पढ़ा था वो था पॉलीमॉर्फिज्म की ओवरलोडिंग, एक ही चीज़ के अलग अलग रूप अलग अलग स्थिति में। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। तो ये था आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट्स। आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ हैप्पी लाइफ।